फिर मैंने अपनी मदर को मनाया, फिर उन्होंने बाबा को खुद ही मनाया, उन्होंने खुद ही कहा जाओ, उन्होंने बाबा को खुद ही मनाया, फिर बस फिर हम कर रहे हैं। उन्होंने जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, उन्होंने यही कहा। तो मैंने 3 टाइम खानी है, मैंने सुबह 2 पराठे खाने हैं, मैंने दोपहर में 2 ढाई रोटियां खानी है, मैंने रात में 2 रोटियां खानी है और सारा दिन दफ्तर में बैठना है। तो मेरी तो खुराक ही रोटी है। पता हम डाइट प्लान में हमारे पास जितने लोग आते हैं, हमारी अभी आप सुनेंगे, आप कहेंगे ये डाइट तो फिर मैं भी करूं। 6 मील्स हम देते हैं। 6 मील्स इज नॉट लाइक के कुछ डाइटिंग में 6 मील्स आप दे रहे हैं। हमने अपनी आवाम के मुताबिक देना है। मैं अब ये नहीं कर सकती कि मैं अपनी आवाम को हम अमेरिकन फूड ऐड कर दें, बड़ी फैंसी से नाम हम लिख दें, हम कहें भाई एवोकाडो खाओ, ये खाओ, वो खाओ। ऑब्वियसली हम देसी लोग हैं, देसी लोग नहीं इस तरह की चीजें अफोर्ड भी नहीं करते और ना ही वो ले सकते हैं, जो सीधी सी बात है। देसी घी पहले तक की रिसर्चेस के मुताबिक आपने सुना होगा देसी घी नहीं, उससे तो बंदा मोटा हो जाता है। देसी घी इज अ फैट बर्नर। फिर अगेन वही चीज आ रही है, खाने के साथ हमारे वो शुरू से माइंडसेट बने, हमने रोटी भी पूरी खानी है, हमने सलाद भी पूरा खाना है, हमने वो चीजें दोनों हमने पूरी जितनी पड़ी है हमने सब खानी है। बेसिकली हमारा ना ये कॉन्सेप्ट है। तो वो हम इसीलिए कहते हैं कि पहले सलाद खा लें ताकि रोटी आप हो सकता है आप अंडा लें। हाँ, अंडा लें, ये चिया सीड होता है, उसको बोलते हैं तुखमलंगा। दही में वो डाल के रात वो हम तुखमलंगा के साथ चीनी भी तो 2 चम्मच डालनी है ना। एग्जैक्टली ये भी चीजें फिर आप देखें, आप दही में वो ले लें 1 टेबल स्पून उसका डाल के, आप उसको रात को फ्रिज में रख दें, सुबह उठ के आप वो लें, इतना वो आपके लिए अच्छा है। दही भी प्रोबायोटिक भी जा रहा है आपका, साथ आपका इतना प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स जा रहा है चिया सीड। ठीक है, बिल्कुल इस तरह का बंदा एक आपके सामने बैठा हुआ है जिसका जो है ना वो 4.5 किलो वजन बढ़ा है रमजान में। ठीक है, और जब यकम रमजान आया था तो मैंने सोचा था कि यार वजन कम करेंगे, तो वो 4.5 किलो वजन बढ़ा है मेरा। स्किन अच्छी रहेगी, पानी जितना हो सकता है पियो भाई। अभी कुछ आपने देखा होगा मीम्स भी बड़ी बनी हुई है कि पानी पियो, तो भाई हम तो सिर्फ वॉशरूम ही जा रहे होते, हमारी तो स्किन अच्छी नहीं होती। हमारी नहीं होती, वो दीपिका की होती है, हमारी नहीं होती। एग्जैक्टली। मैं अपने बिजली का बिल पूरा करूं, मैं अपने घर का रेंट दूं, या मैं डाइटिशियन के पास जाऊं, आप लोग तो महंगे भी बहुत है। ठीक है, तो उसको एज अ कैंडी खा लेते हैं, जैसे पैराडोल ले ली। हाँ, पैराडोल इज अ हॉबी। वो तो नॉर्मल है ना, अगर आप समझे कि बॉडी में किसी को कहीं पे भी दर्द है ना, पैराडोल। अच्छा, फिर वो काम भी कर जाती है। एक्चुअली लोगों के माइंडसेट बने हुए ना, यू आर व्हाट यू थिंक। जैसे हमारे घर में कोई भी इशू हो तो हम रिमोट को टक टक करके चला ले और वो हमारा काम भी पूरा करता है। देखो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फहीम इरशाद और अपना पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप ये यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सकें। आप अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी इस स्टेज पे आकर, इस पॉडकास्ट पे आकर अपनी दिल की बातें लोगों से शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, या कुछ भी जो आपके दिल में है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? कुछ खास नहीं करना, जस्ट आप कमेंट करें, अपना नाम दें, अपनी डिटेल्स दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अप्रोच करूं और आपके साथ भी मज़े-मज़े की बातें करें और लोगों को आपकी दिल की बातें, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका फन जो है वो शेयर कर सकें। अच्छा जी, आज की जो एपिसोड है ना, वो बहुत मज़े की होने जा रही है, क्योंकि आज हमारी जो मेहमान है ना, वो हैं डॉक्टर मरियम खान, और बेसिकली वो एक डायटीशियन है। आजकल हम सबको भूत सवार है डाइटिंग का, अपना वज़न कम करने का, या हम लोग वरी होते हैं कि वज़न बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा। बच्चों की जो डाइटिंग के बारे में हमें बड़े क्वेश्चंस होते हैं। शुगर बहुत ज़्यादा इन है, हमें समझ नहीं लगता यार कि हम क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। तो उसके लिए हमारे पास आज डॉक्टर साहिबा जो हैं अवेलेबल हैं, और वो आपसे बहुत ही मुफ़ीद जो हैं मज़े-मज़े की ना सिर्फ़ आपको टिप्स देंगी, बल्कि इस चीज़ के ऊपर भी रोशनी डालेंगी कि किस तरह हम लोग अपने आप को जो जंक फूड है या जो नामुनासिब किस्म का फूड है, उससे हम लोग अपनी ज़िंदगियों को हेल्दी डाइट की तरफ लेकर जाएँ। तो मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, और मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर मरियम को। डॉक्टर साहिबा, वेरी वार्म वेलकम टू द शो।
थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड डेफिनेटली मैं भी आज पूरी ट्राई करूंगी कि जितना हो सकता है हम लोगों को अवेयरनेस दें, तो लाइक डाइट से वो किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं एंड हम बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल आज हम आपकी मौजूदगी का पूरा फायदा उठाएंगे और हमारे जो देखने वाले हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको जितना ज्यादा नॉलेज आगाही दे सके उतनी दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डाइटिशियन हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप ने ये जो डाइटिशियन का ये पूरी डिग्री है ये कहाँ से की है? मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ और मैंने डाइटिशियन की जो डिग्री है 5 इयर्स डिग्री वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की है और बाकी मैंने फर्दर प्रैक्टिस डिफरेंट क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स में की है, CMH, शिफा इंटरनेशनल, मल्टीपल जगहों पे की है मैंने। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये डाइटिशियन कैसे बनने का ख्याल आपके जहन में आ गया? क्योंकि हमारे घरों में तो बच्चियां कहते हैं, हम लोग इवन उनको फोर्स करते हैं कि जी बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा, तो डॉक्टर का मतलब हमारे यहाँ तो MBBS डॉक्टर होता है ना, या दूसरे इससे रिलेटेड। तो डाइटिशियन किस तरह बन गई आप? एक्चुअली सेम कॉन्सेप्ट मेरी फैमिली का भी था तो उसमें ये हुआ कि मैंने एक्चुअली नम्स का टेस्ट भी दिया था। मेरे अम्मा अब्बा का भी सेम यही था कि भाई बच्ची को तो डॉक्टर ही बनाना है। वो बाय चांस ये हुआ, मैंने एक्चुअली शुरू से मुझे IT में बड़ा इंटरेस्ट था। आई वाज वेरी मच इनटू IT, बट माय लाइक मदर एंड फादर वाज लाइक कोई नहीं, हमारी बात सुन लो, तुम मेडिकल रख लो, चलो लाइक प्री मेडिकल कर लो, FSC कर लो, फिर देख लेते हैं, अगर ना हुआ तो आगे अपनी मर्जी से रख लो। आई वाज लाइक ठीक है, मैंने प्री मेडिकल किया, तो कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, तो वो A ग्रेड आ गया। उसके बाद वो पीछे लग गए कि अब तो भाई बच्ची ने मार्क्स अच्छे आ गए हैं, अब तो बच्ची जो है बच्ची ने डॉक्टर मटेरियल है, बच्ची ने मेडिकल करना है। ठीक है। फिर उन्होंने एकेडमी में भेजा, नम्स की तैयारी की मैंने, मेरा दिल तो नहीं राजी था, मैंने कहा मैंने नहीं करना। अगेन नम्स का टेस्ट दिया, तो वो काफी टफ टेस्ट होता है। उसमें ये हुआ कि जो उनका क्लोजिंग लाइक उनका लिस्ट लगी, वो मेरिट लिस्ट लगी, उसमें कुछ पॉइंट से मेरा नहीं रह गया। ठीक है। वो कहते हैं ना बंदे की नीयत जो होती है वही होता है तो कुछ पॉइंट से रह गया। तो जब मैंने मेरिट लिस्ट देखी तो आई वाज लाइक, मैं तो खुशी से मैंने कहा नहीं हुआ ना, दे वर लाइक कोई मसला नहीं बेटा, नहीं हुआ, सेल्फ पे करेंगे अब। आई वाज लाइक ये तो मैं फिर फंस गई इस चीज में। ड्यूरिंग दैट टाइम जब मैं एकेडमी में नम्स की तैयारी कर रही थी, वहां मेरी एक फ्रेंड मिली, तो मैंने उसको कहा ये एक नई फील्ड तब आई थी, क्योंकि हमने तो अभी 6-7 साल पहले की है तकरीबन, हाँ ऑलमोस्ट इतना अरसा हो गया। मैंने कहा ये कोई नई फील्ड आई है, कोई डाइट के रिलेटेड है। तो उसने ना मुझे कहा कि ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये लोग करवा रहे हैं, अभी इस्लामाबाद में तब इतना ट्रेंड भी नहीं था, अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं करवा ही नहीं रही, अभी हार्डली कोई 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं जो करवाती हैं। उसने कहा ये एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे करवाती है, तो तुम देख लो। मैंने कहा अच्छा चलो, वो मेरे माइंड में था ना तब, जब नम्स का नहीं हुआ मैं उसी टाइम पे गई सीधा जाके, मैंने जिस बच्चे ने नम्स का टेस्ट दिया उसके लिए क्या मसला, यूनिवर्सिटी इस तरह का टेस्ट है ना। खैर वो मैंने किया, वो एकदम हो गया। मैंने अभी अम्मा अब्बा को नहीं बताया कि मैंने जाके कोई डाइटिशियन का टेस्ट भी दे दिया, क्योंकि मुझे ना बड़ी डिफरेंट सी फील्ड लगी, बड़ी यूनिक। मैंने कहा ये कोई बड़ी नई चीज है ना, तो आई वाज लाइक कि मैं इसकी तरफ क्यों ना जाऊं ना। फिर मैंने जाके उनको बताया, मैंने कहा जब मेरा टेस्ट हो गया, लिस्ट लगी, मेरा नाम भी आ गया, मैंने कहा इस तरह से मेरा हो गया, इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दिस। मैंने उनको पूरी फील्ड समझाई। उन्होंने कहा थोड़ी से तो समझे, पहले थोड़ा रेजिस्ट किया, फिर कहते चलो अपना शौक है जाओ। मैंने एक सेमेस्टर जब मेरा हो गया, उसके बाद अब्बा फिर पीछे के बस ठीक है शौक पूरा हो गया, टेस्ट दे देते हैं, शौक पूरा हो गया तुम्हारा, अब इस फील्ड को साइड पे रखो, आ जाओ बैक टू द MBBS एंड BDS, सेल्फ पे करना है भाई। फिर आप अच्छा, वो तो सेल्फ वाला उन्होंने दरवाजा ओपन किया हुआ था। उन्होंने सेल्फ वाला ही, आप कह सकते हैं कि वो चीज उनका, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं बहुत डिसऑर्डर्ड हूँ, लाइक मेरा नहीं हुआ, इतने नंबरों से, डोंट वरी हम है ना, वो उन्होंने ना एक बैकअप ऑप्शन रखा हुआ। मैंने कहा अब तो बच नहीं सकते कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि अभी एक सेमेस्टर हो गया, अब बस बहुत हो गया, अब खत्म करो। अब वो जो एक सेमेस्टर मैंने गुजार लिया, उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया फील्ड में कि ये तो कोई बड़ी नई चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने फिर उसके बाद ना उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने बहुत खुद अपनी रिसर्च की तो आई वाज लाइक ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अगर हम अच्छे से लेके चले, हम तो बहुत सारे लोगों की भाई जिंदगियां बदल सकते हैं इस चीज से। सही। फिर मैंने बहुत रेजिस्ट किया अपने बाबा के साथ स्पेशली, फिर मैंने अपनी मदर को मनाया, फिर उन्होंने बाबा को खुद ही मनाया, उन्होंने खुद ही कहा जाओ, उन्होंने बाबा को खुद ही मनाया। फिर बस फिर हम कर रहे हैं, उन्होंने जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, उन्होंने यही कहा, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं बहुत बिल्कुल, हमें नई फील्ड्स हैं, मेडिसिन में भी नई फील्ड्स हैं, उसमें जाना चाहिए, ऐसे ही है। और यार तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट होना 3 इडियट्स देखें सारे पेरेंट्स, और जिसमें बच्चा ठीक हो, जिसमें उसका दिल लगे, तो वही उनसे करवाना चाहिए।
तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, अभी आप जैसे बता रही हैं कि ये अभी नई डिग्री है, तो पाकिस्तान में इसका स्कोप कैसा है? मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, क्या ये फाइनेंशियली भी सस्टेनेबल है फॉर अ डॉक्टर, या अभी उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? अगर आप अभी की बात करें, कराची और लाहौर की बात करें, वो तो आप कह सकते हैं कि उधर तो काफ़ी जो है ना स्टेबल हैं चीज़ें। बट अगर आप इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ उस तरह से आपको नहीं ऑफर कर रही हैं डिग्रीज इस तरह की ना, कोई हार्डली कुछ है यूनिवर्सिटीज़ जो कर रही हैं। और अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो आपको पता है कि डाइट फिर अगेन बड़ा फैंसी वर्ड लगता है, तो वो एलीट क्लास ही आएगी आपके पास, भाई डाइट प्लान चाहिए। और जिस तरह आपने भी सर पहले बात की कि ये अमीरों के चौंचले होते हैं, तो मैं यही लोगों के साथ कहूंगी कि ये वो चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ है कि आप हर बंदा कर सकता है। और फाइनेंशियली अगर आप इसको देखें, अगर आप 1-1.5 साल 2 साल पहले जाएं तो लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। सही, मतलब ये आप कह सकते हैं ना, जब कोविड आया, कोविड के टाइम पे फिर लोगों को जब डाइट की तरफ एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, सप्लीमेंट्स वीकनेस हुई, सप्लीमेंट्स की तरफ लोग गए, तब उनको ना इस चीज की थोड़ी सी नॉलेज हुई कि अच्छा ये भी कोई चीज, हम इससे भी रिकवर कर सकते हैं, हम ये भी ठीक हो सकती है हमारी। सबसे पहले तो एज अ लेमैन मुझे आप बताए कि ये डाइटिशियन होता क्या है, और ये डाइटिशियन में और इससे मिलती जुलती भी एक डिग्री है न्यूट्रिशनिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? नहीं सेम, दोनों अलग अलग शोबे हैं। तो प्लीज पहले इस पे गाइड करें, फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, जबकि जो डाइटिशियन है और जो न्यूट्रिशनिस्ट है दे बोथ आर डिफरेंट। जो डाइटिशियन है बेसिकली वो प्रॉपर 5 साल की डिग्री है उसके पास, या फिर 4 साल का बैचलर्स है उसके पास, डिग्री है प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी की, विद द प्रॉपर हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस है उसके पास। हॉस्पिटल बेस्ड? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल है या क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस उसने की होती है, प्रॉपर एक रिसर्च होती है। जबकि अदर देन आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू जो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो एक आप कह सकते हैं 2 से 3 महीने का किसी ने डिप्लोमा कोर्स किया होगा, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। होम इकोनॉमिक्स वाले भी अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कहलाते हैं बेसिकली, कुछ कोर्सेज। हाँ, तो इस तरह से ये है कि डिफरेंट कोर्सेज करके तो आप न्यूट्रिशनिस्ट का टैग ले सकते हैं। बट एक चीज और भी है कि जो डाइटिशियन है आप उसको न्यूट्रिशनिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों है, ठीक है। बट जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो डाइटिशियन ही कह सकते नहीं, लेकिन फिर भी ये जो दूसरी वाली न्यूट्रिशनिस्ट है, ये भी तो कोई डॉक्टरी के बाद ही डिप्लोमा करता होगा ना, कि ना कि वो MBA करके वो 3 महीने का 6 महीने का डिप्लोमा कर ले, इस तरह तो नहीं होगा ना? नहीं सर, वो प्रॉपर डॉक्टरेट की डिग्री या कोई इस तरह की प्रॉपर चीज करके वो लोग नहीं करते। वो बस इस तरह से होता है कि जिस तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल किया है और अगर आपकी फील्ड लेट्स सपोज अगर आप मार्केटिंग की फील्ड कर रहे हैं, 4 साल आपने बैचलर्स मार्केटिंग की डिग्री में कर दिया, आगे आप 3-4 महीने का कोर्स कर दें किसी भी लाइक डाइट की उसमें, और आप अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कहलाते। तो मुझे अगर अपनी मैंने अगर किसी डॉक्टर को विजिट करना है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं डाइटिशियन के पास जाऊं, ना कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास। एग्जैक्टली सर, ताकि मुझे प्रॉपर उस पे मिल सके, पता हो। एग्जैक्टली। ओके, ये तो हो गया कि जी दोनों में फर्क क्या है। और ये अब मुझे बताए डाइटिशियन क्या करता है और ये क्यों जरूरी है? हमारे मुल्क में डाइटिशियंस की जरूरत क्यों है? मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में तो सिर्फ गायनी की जरूरत है, दिल के डॉक्टरों की जरूरत है, हड्डियों वाले डॉक्टरों की जरूरत है, बस यही 3-4 डॉक्टरों की जरूरत है। ये तो डाइटिशियन ये वो, मुझे लगता है ये तो सिर्फ अमेरिकन और इन लोगों के जिनके पेट भरे हुए हैं उनको जरूरत है। हमें क्यों जरूरत है और आप इस फील्ड में क्यों आएंगे? बेसिकली सर, जिस तरह से आपने कहा कि हमें तो जरूरत नहीं है, ये तो बस जो अमेरिकन हैं उन्हीं को है, या लाइक अदर देन पाकिस्तान जो भी कंट्रीज है उनको जरूरत है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज पे 3rd नंबर पे है, ठीक है। और अभी विद इन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये है कि 2032 के अंदर हर बंदा, लाइक आप कह सकते हैं हर बंदा या तो डायबिटिक होगा या प्री डायबिटिक में होगा। लाइक आपका जो बच्चा भी है ना, वो भी इवन प्री डायबिटिक में आ रहा होगा, लाइक रिसर्च। हाँ, तो फिर इसलिए तो ऑब्वियसली अब आपको समझ आ रहा होगा कि डाइटिशियन कितना जरूरी है और क्या उसका रोल है। तो इसलिए ऑब्वियसली हेल्दी बैलेंस डाइट के लिए आपको डाइटिशियन का उससे प्रॉपर कंसल्ट करना, प्रॉपरली उसकी गाइडेंस आपको जरूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि दिल का डॉक्टर है या फिर आपका कोई और मल्टीपल डिजीजेस के जो डॉक्टर्स हैं, तो इवेंचुअली आप देखें अगर तो आपके जो डिजीजेस का कॉज है वो स्टार्ट ही आपकी डाइट से होता है। तो अगर आप रूट कॉज को पकड़ लेंगे और उसी को ट्रीट कर लेंगे तो आपको इवेंचुअली इन सब चीजों से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। हम डिटेल में बिल्कुल जाना शुरू हो गए, जाएंगे भी। मैं अपना एक छोटा सा जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि डाइटिशियन के पास जाना कितना जरूरी है और अपनी डाइट और इससे रिलेटेड जो बीमारियां हमें लगती हैं वो कितनी सीवियर हो सकती हैं।
मेरे फैमिली हिस्ट्री है शुगर। तो मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे बड़े भाई तीनों शुगर पेशेंट थे और तीनों की एक्सट्रीम जब शुगर हुई तो वो किडनी पे उसने हर्ट किया और तीनों मेरे फादर, मेरी मदर और मेरे भाई की जो कॉज ऑफ डेथ थी वो किडनी फेलियर था। Exactly. तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी खुराक पे ध्यान दें और ये शुगर रिलेटेड बीमारियां जो है। चलिए शुगर पे ही आते हैं डॉक्टर साहिबा। आपने कहा कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, पहले तो मुझे बताएं वो लकी 2 मुल्क कौन से हैं जो पहले और दूसरे नंबर पे हैं, और हमारी कौम में हम पाकिस्तानियों में शुगर बहुत ज्यादा क्यों है? अच्छा सर, हम पाकिस्तानियों में शुगर बहुत ज्यादा क्यों है? वो तो इसलिए है ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो डाइट है हमारी बेसिकली, एक तो ये है कि हम सोचते समझते नहीं है, हमें बस जो आया खा लिया। हमें अगर भूख नहीं भी लगी हुई ना, फॉर एग्जांपल अगर हमें नाश्ता सुबह उठ के हमारी वो रूटीन सेट हुई हुई है कि हमने नाश्ता करना ही करना है। अगर और आपने सुना भी होगा कि हर बंदा ये कहता है, हम बचपन से हम भी सुनते आए कि भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट मील आपके दिन की वो नाश्ता है। नाश्ता तो आप बच्चों ने तो छोड़ना ही नहीं है। ऑब्वियसली बच्चे करें, हम ये नहीं कह रहे कि मदर्स कहें कि भाई मैडम ये चीज, हम उन लोगों की बात करें जिस तरह से हम अडल्ट्स हैं या ओल्डर अडल्ट्स, हम उनकी बात कर रहे हैं कि अगर आपका बेसिकली क्या चीज होती है, आप जो खा रहे हो ना वो मैटर करता है। आप किस टाइम पे खा रहे हो। हाँ ठीक है, ये चीज जरूर है कि आप एटलीस्ट जिस तरह से आप रात में अगर खाना मील ले रहे हो 7, 8, 9 बजे ले रहे हो, आप एटलीस्ट थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दो, 12 आवर्स एटलीस्ट रेस्ट दें आप अपनी बॉडी को, वो थोड़ा डिटॉक्सिफाई हो जाए। बट ये मैटर कर रहा है आप खा क्या रहे हैं। अभी जिस तरह से आपने शुगर की बात की, तो हमारी कंट्री जो 3rd नंबर पे आ भी रही है शुगर में, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हम इस चीज को, हमारा कंसर्न ही नहीं है। शुगर जो है वो क्या है, गजाई बीमारी है। गजा अगर आप बेहतर कर लें तो शुगर तो ठीक हो जाएगी आपकी, लेकिन हम उस तरफ जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भाई अपने कंफर्ट जोन में रहना है। हम क्योंकि आराम परस्त अवाम है भाई, हमें तो जितना सुकून हो हम उसमें कहते हैं कि ठीक है चीज मामला चल रहा है। हम बस मेडिसिन ली, साथ हम कोई डाइट पे हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हर चीज खा पी रहे हैं और बस मेडिसिन ली और उधर से शुगर को कंट्रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम लोग, हमारा एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है ना, और हमारी कुछ फिक्स खुराकें भी हैं जो हमने वही खानी है, जिसमें रोटी इज नंबर 1, चावल इज नंबर 2। ठीक है, तो रोटी तो मैंने 3 टाइम खानी है। मैंने सुबह 2 पराठे खाने हैं, मैंने दोपहर में 2-2.5 रोटियां खानी है, मैंने रात में 2 रोटियां खानी है और सारा दिन दफ्तर में बैठना है। तो मेरी तो खुराक ही रोटी है फिर, और रोटी से भी शुगर होगी अगर मैं वॉक नहीं करता, रनिंग नहीं करता, अपनी मैं बॉडी को कंज्यूम नहीं करता। तो अगर मैं रोटी ना खाऊं तो फिर मैं खाऊं ही क्या? मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है ना, या मैं रोटी खाऊंगा या चावल खाऊंगा। सर ये एग्जैक्टली मैं एग्री करती हूँ। बहुत से लोग हमारे पास इस तरह भी आते हैं, वो कहते हैं, वो आप तो चले रोटी पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि एक रोटी खाऊंगा या चावल खाऊंगा, वो दोनों भी खाते हैं। हाँ, वो चावल को कंसीडर ही नहीं करते। वो कहते हैं हमने चावल खाए हैं लेकिन हमें ऐसे नहीं लगता हमारी भूख खत्म हो गई है, हमने उसके ऊपर रोटी खाएंगे तो हमें, भाई वो इतना उनका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है इस चीज का कि रोटी तो मस्ट है, रोटी हमने छोड़नी नहीं है। तो रोटी में भी ये है कि ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट, अगेन वही बात है कि आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है आप क्या चीज चूज कर रहे हो और क्या चीज खा रहे हो। रोटी खानी है बिल्कुल खाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने देखा होगा कि चपाती का साइज भी इतना वो बड़ा सा होता है, भाई इतनी क्यों खानी है? आप 6 इंचेस की रोटी बना, 6 इंच की रोटी बना के वो हम 4 खा लेंगे, फायदा क्या है 6 इंचेस की बनाने का? 4 देखें, ये चीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्या कम खाएं? हाँ ऑब्वियसली, देखें आप खाएं, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी कि सर ये ना खाएं, वो ना खाएं, ये जहर है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी, हर चीज खाएं लेकिन पोर्शन साइज में खाएं। पोर्शन साइज मतलब क्या कि यही कि कम खाएं। बेशक थोड़ी, आपको पता है हम डाइट प्लान में हमारे पास जितने लोग आते हैं, हमारी अभी आप सुनेंगे आप कहेंगे ये डाइट तो फिर मैं भी करूं। 6 मील्स हम देते हैं। 6 मील्स इज नॉट लाइक के कोई डाइटिंग में 6 मील्स आप दे रहे हैं, तो फिर आप देख लें सिर्फ क्या पोर्शन साइज कंट्रोल करके। ओके, और रोटी का भी कोई सब्स्टिट्यूट आप फिर बताती हैं? रोटी का उसमें ये है कि आप जौ के आटे की रोटी लें। जिस तरह हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, हम उनको यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि आप जौ के आटे की रोटी ले लें, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। ठीक है, उसके अलावा जिस तरह से आलमंड का आटा है, आप उसकी आलमंड 3,000-4,000 रुपए किलो आप जौ का आटा ले लें। चले आप ज्यादा फैंसी पे ना जाए, आप जौ का आटा ले लें, वो भी बहुत रिजनेबल मिल जाएगा। अच्छा, आजकल कुछ आटे मिक्सचर भी मिलते हैं कि वो 3-4 आटों को मिक्स करके उसमें चने भी होते हैं, उसमें जौ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या चीज है, क्या कहते हैं उस आटे को? उसको बेसिकली ये लोग मल्टीग्रेन आटा होता है। हाँ जी,
तो उसमें ये है कि अगेन सेम वही चीज है, मल्टीग्रेन है या कोई भी आटा है, कुछ भी आप वो रोटी जो ले रहे हो, डेफिनेटली वो आपका कार्ब इनटेक ज्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपके कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा जा रहे हैं आपकी बॉडी में, तो डेफिनेटली इवेंचुअली वो आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगा। और आपके जो मल्टीपल, आप कह सकते हो कि जितने भी आपकी मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं ना, जिस तरह से आपकी शुगर है, फैटी लिवर, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर के मसले, मतलब ये जितने मसले हैं ना, ये सारे आप कह सकते हैं कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। ठीक है, तो अगर आप वही चीज को मैंने अगेन यही बात की ना कि आप रूट कॉज को कंट्रोल कर लो कि आपको इन चीजों में ही ना जाना पड़े, क्योंकि ये सारी ग़िज़ाई बीमारियां हैं। तो हमें पता चल गया कि जनाब हमें रोटी को कम करना है, पोर्शन कम करना है। 3 की बजाय हमें 6 पोर्शंस लेने हैं, बट थोड़े थोड़े से लेने हैं, ठीक है। और हमें चावल कम करना है, ये सब कुछ पता चल गया है। बट डॉक्टर साहिबा, डू यू थिंक कि स्टिल ये सब कुछ जो आप कह रही हैं, आम पाकिस्तानी इसको ओबे कर रहा है या कर सकता है? मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन करूं, वो कर भी नहीं सकता, मेरा ख्याल है ना। एक्चुअली एक इसके साथ, इस बात के साथ मैं आपके थोड़ा डिनाई करूंगी कि कर नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। इसलिए क्योंकि सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि एक हमारी सोसाइटी में ना डाइट का जो वर्ड आ गया ना, लोगों को एक उस चीज का ये खौफ है कि डाइट में पता नहीं वो कौन सी हमें फैंसी फूड ऐड करा देंगे और पता नहीं क्या हमें दे देंगे कुछ। तो जो मैं अगर अपनी बेसिकली पर्सनली मैं अपनी बात करूं, तो मेरे डाइट प्लान इस तरह से होते हैं कि जनरली जो घर में बन रहा है मैंने उसी में एडजस्ट करके देना है, क्योंकि हमने अपनी आवाम के मुताबिक देना है। मैं अब ये नहीं कर सकती कि मैं अपनी आवाम को हम अमेरिकन फूड ऐड कर दें, बड़ी फैंसी से नाम हम लिख दें, हम कहें भाई एवोकाडो खाओ, ये खाओ, वो खाओ। ऑब्वियसली हम देसी लोग हैं, देसी लोग नहीं इस तरह की चीजें अफोर्ड भी नहीं करते और ना ही वो ले सकते हैं, जो सीधी सी बात है। तो हम, मेरा जो एक पर्सनल वो होता है कि मेरे पास जो भी पेशेंट, हम लस्सी भी देते हैं डाइट में, हम लस्सी भी, जी हम लस्सी भी देते हैं डाइट में। हम बिल्कुल बेसिक जो घर में चीजें बन रही है ना, नॉर्मली जो आपका खाना बनता है, हम सिर्फ थोड़ा सा आपको उसको मॉडिफाई करवा देते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप घर में जो तेल यूज कर रहे हैं वो आप चेंज कर दें। जो ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं, क्यों वेजिटेबल ऑयल्स, वो भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक सबसे बड़ा मेजर कॉज है आपकी बॉडी के अंदर जाके वो सोजिश करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। ये वेजिटेबल ऑयल नहीं खाना चाहिए, नहीं लेने चाहिए आपको। वेजिटेबल ऑयल्स क्या करते हैं, इवेंचुअली आपकी बॉडी के अंदर जाके ये सोजिश करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर ना, सोजिश लाइक इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपको। इसलिए जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो आप नहीं यूज करें। और एक और चीज हमारे घरों में होती है, आपने देखा होगा कि एक ही ऑयल को एक बार यूज किया, और सबसे ज्यादा मेजर कॉज है कैंसर का, उसी से आपका जो है वो कैंसर बनता है। तो कौन सा ऑयल यूज करें फिर? आप ऑलिव ऑयल यूज कर लें, जैतून का तेल चले, जैतून का तेल ज्यादा फैंसी है, देसी घी में खाना बनाएं, कोई मसला नहीं है। देसी घी पहले तक की रिसर्चेस के मुताबिक आपने सुना होगा, देसी घी नहीं, उससे तो बंदा मोटा हो जाता है। देसी घी इज अ फैट बर्नर। really? जी, अभी की रिसर्चेस जो एडवांस स्टडीज ये कहती हैं कि जो देसी घी आपका ना, वो एक फैट बर्नर है, वो आपकी बॉडी में जाके एज अ फैट बर्नर काम करता है। सही। तो जी, तो आप बेशक देसी घी। अच्छा, कुछ लोग सरसों का ऑयल भी यूज करते हैं, बट मैंने कुछ लोगों को ये भी सुना है कि सरसों का ऑयल भी कोई बहुत मुनासिब नहीं है, या वो ठीक है? मस्टर्ड ऑयल का ये है कि उसका आप कह सकते हैं कि बिल्कुल करते हैं लोग। उसका ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल का ऑप्शन नहीं है या देसी घी का ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है, वो इतना उसका वो नहीं है। जिस तरह से आपके जो ये इतने फैंसी ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स जो आ रहे हैं मार्केट में, लाइक उनका जितना एक आप कह सकते हैं कि इतना नुकसान है, उसका उतना नुकसान नहीं है। नहीं, वो मस्टर्ड ऑयल इज ओके, वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसका भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली डाइट में हम थोड़ा सा इसलिए हम देसी घी और ये चीजें प्रेफरेंस हमारी यही होती है, क्योंकि उसमें हमने उनकी कैलोरीज एंड ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करनी होती है। तो इस हिसाब से हम ये करते हैं कि फिर हम उनको यूजुअली या तो जैतून का तेल, या तो अगर कोई है जिस तरह से कुछ गाँव के इलाके, आपने जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि क्या हर बंदा करता है नहीं करता, तो बिल्कुल हमारे पास साइड एरियाज के लोग आते हैं, हम उनको देसी, आप कह सकते हैं हम उनको उन्हीं के मुताबिक जो वो घरों में खाते हैं ना, हम उसी को आप मॉडिफाई करके आप देते हैं, उसी के मुताबिक हम डाइट प्लान देते हैं। अच्छा, आजकल हम लोग थोड़ा सा डाइटिंग के ऊपर बड़ी डिस्कशंस होती है ना कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये वो। तो डाइटिंग का जब कंसेप्ट जहन में आता है तो वो भूखा रहना आता है ना। तो अभी आपने वैसे क्लैरिफाई किया है कि भूखा रहना नहीं है, राइट डाइट है, और अगर 3 दफा खाते हो तो 6 दफा कर दो विद अच्छा, मेरे जैसा बंदा जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाता, डाइटिशियन के पास नहीं जाता, वो थोड़ी सी टर्म्स देखता है। आजकल कोई नई टर्म्स आई हुई हैं, वो कीटो डाइटिंग बोलते हैं, कोई फास्टिंग है उसमें कोई इस किस्म की, और लो कार्ब किस्म की, बस वो देखता है और वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ता है और उसको करना शुरू कर देता है। आप इस चीज को रिकमेंड करती हैं?
या आपको लगता है कि नहीं ये नुकसानदेह हो सकता है आम आदमी के लिए, हर किसी की अपनी बॉडी है, अपने मामलात है, वो मस्ट डाइटिशियन के पास जाए और उसके कहे हुए डाइट प्लान को फॉलो करें? सर सबसे पहले तो मैं ये चीज कहूंगी कि अगर कोई भी बंदा है ना, वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप कोई चीज देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम आप ओपन करो, फेसबुक खोलो, 1000 डाइटिशियन बैठे हैं, हर बंदे की एक अपनी फिलॉसफी है, वो अपने अकॉर्डिंगली चीज बता रहा है, ठीक है, अपनी रिसर्चेस के मुताबिक बता रहा है। पहली चीज ये कि अगर आपने, या फिर आप गूगल पे लाइक सर्च आउट कर रहे हो, वो एक एवरेज पर्सन की चीज आपको गूगल बता रहा है, तो राइट थिंग इज कि आप प्रॉपर किसी प्रोफेशनल को पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही डाइट को स्टार्ट करें। सेकंड चीज जो आपने पूछी कि कीटो एंड फैंसी डाइट्स जो आपने बात की, उसमें अगर हम एक स्पेसिफिकली कीटो की बात करें, तो कीटो डाइट बेसिकली जो बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि उसमें आपका जो है वो डायबिटिक पेशेंट, एपिलिप्सी के पेशेंट्स, उनके लिए बनाई गई थी, ठीक है। उसमें बेसिकली कीटो डाइट क्या है, उसमें लो कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा कम कर देते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट यही आपके रोटी, चावल, ब्रेड, पास्ताज एक्सेट्रा, ये सारी इसको कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ना। इसमें आपका ये हो जाता है कि जब कार्बोहाइड्रेट एक होता है लाइक 50 ग्राम से कम अगर आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, अगर आप इंटेक कर रहे हैं डेली डाइट में, तो वो कीटो की तरफ जाता है। और अगर आपकी 50 अबव है लेकिन 100 बिलो है, तो वो लो कार्ब में आती है चीज, ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि कीटो डाइट बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन उसमें ये चीज हुई है कि लोगों ने जब देखा कि कीटो, उन्होंने वेट लॉस के लिए स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने देखा कि इस डाइट से तो वेट भी कम हो रहा है, उन्होंने इवेंचुअली वेट लॉस के लिए स्टार्ट कर दी और इफेक्टिव भी हुई। बेसिकली कीटो डाइट क्या है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो मल्टीपल डिजीजेस के लिए आपको बहुत काम आती है, नो डाउट। कीटो इज अ लाइक डाइट के, लेकिन अगेन वही चीज, प्रॉपर आप अपनी बॉडी की कंडीशंस को देखते हुए किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करके तभी कोई डाइट स्टार्ट करें। फिर आपने बताया कि फास्टिंग में, जी बिल्कुल इंटरमीडिएट फास्टिंग है। आप देखें कि अगर आप सुन्नत में भी देखें, हफ्ते में 2 रोजे सुन्नत में भी हैं, फास्टिंग है ना। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या चीज है? रोजा वही, हम भी इंटरमीडिएट फास्टिंग में यही करवाते हैं कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन हम भी कहते हैं रोजा रख लें आप देखें, अगर साल में अल्लाह ताला ने जो 30 दिन रमजान के रखे हैं, वो उसका कोई तो पर्पस होगा, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। आप सोचें कि अगर हम वो 30 रोजे ना रखें, तो आधे लोग तो आप समझे कि वक्त से पहले ही जो है ना उनकी दे विल एक्सपायर। बट जो वो 30 डेज हम फास्टिंग करते हैं, उसमें हमारी बॉडी कितनी डिटॉक्सिफाई होती है इवेंचुअली। लेकिन अगर कोई उसके बेनिफिट्स देखे तो एवरीबॉडी विल बी लाइक, जो अब समझ आती है कि वो 2 दिन की सुन्नत के रोजे क्यों रखे गए थे, क्यों कहा गया है कि भाई सुन्नत अगर आप रखते हैं उसके कितने फायदे। अभी देखें ना आप अमेरिकन को देखें, आप बाहर देखें, कितना ट्रेंड है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, जिसको हम कह सकते हैं इन है, ये इन है बिल्कुल। और नो डाउट उसका फायदा है, बहुत फायदा है आपके। अगेन जिस तरह से मैंने बात की, आपकी मल्टीपल डिजीजेस के ऊपर वो आपको वर्कआउट लाइक काम करता है, वो हमने खुद देखे, रिजल्ट्स देखे अपने पेशेंट्स में। सर फिर अगेन वही है कि खुद से ना करें, कंसल्ट करें अगेन। अच्छा, डाइटिंग, इसका आपने फास्टिंग की बात की है ना डॉक्टर साहिबा, तो थोड़ी सी आगाही हम सबको देने की जरूरत है। फास्टिंग डजंट मीन शाम को समोसे, पकौड़े, दही भल्ले, ऑल दैट, वो तो फिर वजन बढ़ जाता है ना उससे, और वो नुकसानदेह भी। डाइटिंग का मतलब है सुबह मुनासिब खाना खाएं और शाम को मुनासिब आप बिल्कुल उसको। अगेन आपने देखा होगा रमजान में कुछ लोग होते हैं जिनका वेट बहुत बढ़ जाता है, वो कहते हैं हमने हालांकि फास्टिंग ही कर रहे हैं ना, लेकिन एट द एंड ऑफ रमजान उनको वेट ज्यादा हुआ है। बिल्कुल इस तरह का बंदा एक आपके सामने बैठा हुआ है जिसका जो है ना वो 4.5 किलो वजन बढ़ा है रमजान में, ठीक है। और जब यकम रमजान आया था तो मैंने सोचा था कि यार वजन कम करेंगे, तो वो 4.5 किलो वजन बढ़ा है मेरा। मेरे पास एक पेशेंट आई, आप सोचे उन्होंने अपने ऊपर इतने फॉर्मूलाज अप्लाई किए ना, हर तरह की डाइट उन्होंने की है। लाइक मैं उनका नाम नहीं अभी लूंगी, लेकिन वो पेशेंट आई तो उन्होंने इतनी अपने ऊपर डाइट्स की हुई थी कि इवेंचुअली वो खुद से गूगल से देखी, इंस्टाग्राम से देखी, फलानी ब्लॉगर ये डाइट कर रही थी, इन्फ्लुएंसर ने ये किया, वो इतना किया कि वो बॉडी उनकी कंफ्यूजन स्टेट में चली गई। अब वो कुछ भी खा रही है ना, लाइक हर वेट वाज 72 kg ना, तो वो आई कि मैंने वेट ड्रॉप करना है दिस दैट, लेकिन वो खुद से कोई डाइट फिर कर रही हुई तो वेट कहती है स्टक हो गया मैडम, जो है ना ये अब लूज नहीं हो रहा। जब मैंने पूछा आपने कोई हिस्ट्री में डाइट की, जब उन्होंने डाइट्स बताना स्टार्ट की, मैंने 1000 कैलोरीज ली एक दिन में, मैंने ये डाइट की, मैंने ये डाइट की। मैडम आपको किसने इतनी डाइट्स, किस डाइटिशियन ने करवाई? नहीं किसी ने नहीं करवाई, वो मैंने खुद देखी थी और मैंने खुद से ली थी। आई वाज पहुंचा लिया इतनी मैं शॉक्ड हो गई कि मैंने कहा आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना ही बंद हो गई है। वो कंफ्यूजन स्टेट में चली गई ना कि भाई मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। आपने अपनी बॉडी को एक नॉर्मल स्टेबल, फिर अभी हमें 1-1.5 महीना तो उनकी बॉडी को स्टेबल करने में लगा कि अब वो स्टेबल हो ताकि वो रिएक्ट तो करे हम जो चीज उस पर कर रहे हैं।
तो इस तरह से भी लोग करते हैं, तो इस चीज को इससे भी ज्यादा से नुकसान लोगों के स्टमक डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा, वैसे मैंने ये भी सुना ही है शायद कहीं से कि कीटो डाइटिंग से अक्सर लोगों का स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाता है कि जब वो एक फेज में जाते हैं, कीटो पे जाते हैं, बहुत लो ये लेते हैं सारी चीजें, और उसके बाद जब वो कुछ खाना शुरू करते हैं तो उनका मैदा, उनका स्टमक फिर उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करता चीजों को, वो कमजोर हो चुका होता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी फेस होते हैं। सर अगेन देखिए, ये बात मैं बार बार इसलिए भी रिपीट कर रही हूँ ताकि लोगों को इस चीज को वो ना अपने माइंड में इस चीज को हमेशा रखें कि खुद से नहीं करनी। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, यहाँ बैठी हूँ, तो अगर मैं उनको 1 मंथ कीटो करवा रही हूँ तो मुझे पता है मैंने अगले महीने उनको कैसे सेटल करके करवानी है अगली डाइट, मैंने कैसे चीजों को रीइंट्रोड्यूस करवाना है उनकी बॉडी में। तो अगर आप खुद से करेंगे तो डेफिनेटली आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बिल्कुल चीजें। हम तो ऑब्वियसली स्लोली करके चीजों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनकी बॉडी में, प्रॉपरली किस तरह से करवाते हैं। और एक चीज है कि जब भी आप एक नॉर्मल डाइट से एक दूसरी डाइट पे स्विच करेंगे, डेफिनेटली देखें, आप डेली में 1 रोटी सुबह खा रहे हैं, दिन में, रात में पराठे ले रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो जब आप ऑब्वियसली डाइट को चेंज करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का एक इशू आता है। वो भी इवेंचुअली ठीक हो जाता है। तो अदर देन दैट, डॉक्टर साहब देखिए ना, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, आप एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, मैं आम बंदा हूँ। मुझे बताएं, मैं अपने बिजली का बिल पूरा करूं, मैं अपने घर का रेंट दूं, या मैं डाइटिशियन के पास जाऊं? आप लोग तो महंगे भी बहुत है, ठीक है, एक आम बंदा तो आपको अफोर्ड भी नहीं करता, तो इसलिए उसकी तो मजबूरी है ना फिर वो गूगल सर्च करना, फ्री का पैकेज है मेरे पास, और वो आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक एलिगेशन है, मैं चले इस तरह क्वेश्चन अपना, कि यू गाइज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर साहब कि आप एक सेशन का या एक डाइट प्लान देने का, या जो भी आप इसको बोलते हैं अपने टर्म में, आप क्या चार्ज करती हैं? अच्छा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा ना कि मैं आपको अफोर्ड करता हूँ या नहीं अफोर्ड करता। चले जी सर, आपने जिस तरह से बात की कि हम पे एक एलिगेशन है कि वी आर अ बिट एक्सपेंसिव, तो सर मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आप कह सकते हैं अपनी आवाम से भी पूछूंगी, आपसे भी यही सेम क्वेश्चन है कि अभी इवेंचुअली 7 से 8 हजार 10 हजार दे के और डाइट प्लान लेके फॉलो करके अपनी सेहत को परफेक्ट एंड हेल्दी रखना बेहतर है, या फिर कल को जाके लाखों हॉस्पिटल में देना बेहतर है? वही आप लाखों मेडिसिन पे लगा रहे हो, 20-20 हजार 25-25 हजार आप मेडिसिन का दे रहे हो पर मंथ आपका जा रहा है। वो छोड़ दें, आप जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपको कभी शुगर के लिए जा रहे हैं, कभी आप हार्ट का प्रॉब्लम है आपको उसके लिए जा रहे हैं, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर, फैटी लिवर का, यूरिक एसिड है, आप फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, आप इनके लिए हजारों रुपए लगा रहे हैं ना दवाइयों के ऊपर, हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि वही आप रिस्ट्रिक्ट करके 7 से 8 हजार एक जगह पे करके और आप प्रॉपरली एक डाइट ले रहे हो और इन चीजों का रूट कॉज को कट कर रहे हो, वो बेहतर है या ये बेहतर है? बिल्कुल एग्रीड, ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्रीड। बट अगेन वही डॉक्टर साहबा कि हमारा एक मिजाज है ना, एक दिमाग बस बना हुआ है कि शायद ये जो चीजें हैं ना डाइटिशियन, ये बस फैंसी सी किस्म है, ये अमीर लोगों के नखरे हैं, ये अमीर लोगों के शशके हैं, हम तो इनको अफोर्ड नहीं करते। बट यू आर 110% राइट कि हम जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तब तो लाखों का बिल बनता है ना, चाहे हम अपनी बेगम का जेवर बेच के वो इलाज करवाएं, अपनी जमीनें बेचें, जो मर्जी करें, तब हमसे इलाज हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम सेहतमंद होते हैं तब आपके पास नहीं आते। बिल्कुल। तो ये एक हमारा फ्रेम ऑफ माइंड है जिसको चेंज होने की जरूरत है। और सर एक चीज और भी है कि लोगों को ना एक चीज और भी करनी चाहिए कि हमारे लोग जब तक बीमार नहीं होते वो तब तक अपना जाके कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाते। जब कोई बीमारी होगी, आपने देखा होगा कि अक्सर आपने सुना भी होगा, बल्कि अब तो बड़ा कॉमन है, वो बंदे को ना कैंसर था, वो बंदे को अचानक हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं कैसे। जबकि अचानक नहीं होता वो, अचानक कभी आपको कोई चीज अचानक नहीं हो सकती, आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बॉडी में कब से बिल्डअप हो रही है आपको पता भी नहीं है। तो आई विल रेकमेंड कि एटलीस्ट साल में 6 महीने बाद भी आप करवा रहे हो तो अपने टेस्ट आप सारे लैब जरूर करवाएं। आप अगर अफोर्ड नहीं करते, आप हर 1 महीने में एक टेस्ट करवा लें, गट्ठे जाके 6 महीने में गट्ठे सारे टेस्ट ना करवाएं, लेकिन आप मस्ट है कि एटलीस्ट 6 महीने में जाके अपने एटलीस्ट सारे लैब्स आपके पास जरूर हो कि अगर कोई चीज आपकी स्टार्ट भी हो रही है, फॉर एग्जांपल कैंसर भी है, अगर फर्स्ट स्टेज पे उसको कंट्रोल करना जा सकता है, ज्यादा आसान है कि बजाय इसका आप चौथे स्टेज पे आ रहे हैं और हॉस्पिटल आ रहे हैं, कहते पता नहीं वो फॉर एग्जांपल फीमेल्स बड़ा कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, वो फीमेल्स आती हैं, वो देर लाइक के वो हुआ था, हमें दर्द था हल्का हल्का लेकिन हमें बस नॉर्मल था, ये था। भाई आप क्यों इस चीज को लाइट ले रहे हैं? आपको ये समझ क्यों नहीं है, इस चीज का नॉलेज क्यों नहीं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वो इस चीज को बहुत लाइट लेते हैं कि ठीक है दर्द है, बस वो हमारी नेशनल मेडिसिन है एक, तो वो ले ली हमने तो बस ठीक है हम ठीक हो जाएंगे, पैनाडोल पैरासिटामोल ले लेते हैं तो हम तो ठीक हो जाएंगे।
और जिस तरह से अभी ये एक और चीज बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टेड चीज है, लोग ये फ्लैजिल की जो मेडिसिन होती है जो आप यूजुअली लेते हैं, आपका स्टोमक अपसेट हो, सर वो एंटीबायोटिक है। आप किस तरह से खुद से वो ले सकते हैं? आप प्रॉपर किसी प्रोफेशनल के कंसल्ट के बगैर, आपने देखा होगा घरों में वो बड़ी नॉर्मल पड़ी होती है, हाँ दर्द है, हाँ ठीक है ले लो, खा लो, कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाओ। वो एंटीबायोटिक है, उसका प्रॉपर कोर्स होता है। आप खुद से किस तरह से ले सकते हैं एक एंटीबायोटिक? अच्छा, मेरे लिए न्यूज़ है कि ये एंटीबायोटिक है। जी, इट्स एंटीबायोटिक। हम तो उसको एज अ कैंडी खा लेते हैं। कैंडी खा लेते, जैसे पैराडोल ले ली। हाँ, पैराडोल इज अ हॉबी। वो तो नॉर्मल है ना, अगर आप समझे कि बॉडी में किसी को कहीं पे भी दर्द है ना, पैराडोल। अच्छा, फिर वो काम भी कर जाती है। एक्चुअली लोगों के माइंडसेट बने हुए हैं ना, यू आर व्हाट यू थिंक। जैसे हमारे घर में कोई भी इशू हो तो हम रिमोट को टक टक करके चला ले और वो हमारा काम भी पूरा करता है, देखो। तो वही लोगों के एक माइंडसेट बने हुए कि कहीं दर्द होगा। आपको पता है एक स्टडीज के अकॉर्डिंगली, आपने शायद सुना भी हो, बड़ी कॉमन स्टडी है ये, बाहर के कंट्री में एक स्टडी ये हुई कि एक बंदा था, उसको उन्होंने कहा कि अभी ना हम तुम्हें स्नेक से एक बाइट करवाएंगे। अच्छा। हाँ, अब उन्होंने उसको कह दिया कि हम तुम्हें स्नेक से बाइट करवाएंगे। वो कहता है चलो ठीक है। वो इतना डरा ना, उन्होंने उसको ना एक प्रिक किया। इवन वो स्नेक नहीं था, उन्होंने ना एक जस्ट एक नीडल से प्रिक किया और उन्होंने उसकी लैब्स की तो उसके ब्लड टेस्ट में पॉइजन था सारा। आप माइंड सेट, उसने इतना अपना माइंड बना लिया, इतने उसके न्यूरॉन्स रिलीज हो गए पूरे, लाइक उसके ब्रेन ने इतना ज्यादा वो कर लिया कि उसको जब वो प्रिक हो, उसने कहा ये तो स्नेक ने मुझे जो है ना वो कर दिया, और उसने वो पूरा पॉइजन उसकी बॉडी में। जिसको कहते हैं ना, आप जो सोचोगे वो होगा। इसीलिए आप सोच अपनी पॉजिटिव रखें, अच्छी रखें। और ये खुराक के बारे में भी है। अच्छा, हम चलें इसको थोड़ा सा भी, बहुत आपने टेक्निकली भी बताया ये वो सारा कुछ। हेल्दी डाइट की हम लोग बात करते हैं, हम ना डाइटिंग की तरफ जाएं, हम ओवरऑल एक हेल्दी डाइट की बात करें। तो डॉक्टर साहबा, हेल्दी डाइट आपके ख्याल के मुताबिक हम किसको बोलते हैं? जनरली मेरे जैसा, चले मैं आपका एक वो सामने आपका पेशेंट बन जाता हूँ, मैं सुबह 9 से 6 काम करने वाला इंसान हूँ और आई एम 40+, मेरा कोई फिजिकल बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं है, तो मेरे लिए हेल्दी डाइटिंग से मुराद क्या है? क्या पोर्शंस या कुछ खुराक में भी आप चीजें बताएंगी, कुछ भी? अच्छा, उसमें यह है कि हेल्दी डाइट से मेरा मतलब यही है कि बैलेंस डाइट लें। आप ऑब्वियसली बैलेंस्ड रखें और हेल्दी रखें। हेल्दी में फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस गोइंग है, आप जॉब करें, अगर आपको दिन में भूख लग रही है तो आपकी प्रेफरेंस होगी कि अच्छा चलो यहाँ से ऑर्डर करवा लेता हूँ, कुछ बर्गर वगैरह खा लेता हूँ या शॉर्मा कुछ ले लेता हूँ। आप वो ना लें, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप उसकी जगह एक सैलेड ऑर्डर करा दें। आप सैलेड नहीं खा सकते, आप कुछ लाइक नट्स ले लें, आलमंड्स अपने रख लें, वॉलनट्स, बारबेक्यू ले लूं, ड्राई मीट ले लो, चिकन टिक्का ले लें, आप बगैर रोटी के आप चिकन टिक्का ले लें। आप इस तरह से प्रोटीन रखें अपना इंटेक। हाँ, और एक और चीज है इसके साथ मैं ऐड करूंगी कि हमारे लोग खाने के साथ सैलेड खाते हैं, जबकि द कॉन्सेप्ट वाज, सैलेड का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपने खाने से पहले लेना है। वो क्यों लेना है? इसलिए ताकि आपका पेट भरे, आपका फाइबर जाएगा और आप जो खाना खाएंगे वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपका एक पोर्शन। तो खाने के साथ भी अगर हम लोग खा रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है कम खाने के साथ आप लोग क्यों देखे ना, फिर अगेन वही चीज आ रही है। खाने के साथ हमारे वो शुरू से माइंडसेट बने, हमने रोटी भी पूरी खानी है, हमने सलाद भी पूरा खाना है, हमने वो चीजें दोनों, हमने पूरी जितनी पड़ी है हमने सब खानी है। बेसिकली हमारा ना ये कॉन्सेप्ट है, तो वो हम इसीलिए कहते हैं कि पहले सलाद खा लें ताकि रोटी आप आधी ही खाएं फिर उसके बाद। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम लोग ऐसे ही करते हैं, बल्कि सलाद वगैरह बना हो ना साथ तो हम रोटी भी ज्यादा खा लेते हैं कि वो अच्छा ये भी है, ये तो बड़ा मजा आया, चटनी भी बनी हुई है, जहाँ पे मैंने एक रोटी खानी तो 2 रोटी। अच्छा, वैसे मैंने आजकल मुझे और मेरी बेगम को थोड़ा सा हम डाइटिंग के पीछे पड़े हुए हैं, हो नहीं पा रही बट हम बस लगे हुए हैं। तो हमने खैर कल की बात है कि मैंने कहा था यार साथ खीरे काटा करो रोज, वो खैर वो लेती है, साथ टमाटर मुझे पसंद है, तो हमने आधी रोटी खाई फिर, ठीक है। और लेकिन बात वही है कि दिमाग को समझाते समझाते इट विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि हम ना एक ऐसे एनवायरनमेंट में हमारा ब्रॉटअप है कि हम शुरू से ये चीजें देखते आ रहे हैं। तो हाँ ठीक है, उन चीजों को चेंज करने में आपको टाइम लगता है। कोई भी हैबिट है उसको डेवलप करने में आपको 21 डेज लगते हैं इनिशियली। आप इवन डाइट भी करेंगे ना, आप फॉर एग्जाम्पल एक हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे ना, आप 1 हफ्ता करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, आपको खुद फील होगा मैं कितना फ्रेश हूँ, मैं कितना हेल्दी हूँ। आपका दिल ही नहीं करेगा ये बर्गर और पिज्जे खाने का उसके बाद। डॉक्टर साहब चले मुझे बताएं, मुझे सुबह क्या नाश्ता करना चाहिए? ठीक है, अगर आपकी बात करें फॉर एग्जांपल, आपको मेडिकल मैं और मेरे मिलते जुलते मेरे लोग जो ऑफिस गोइंग है 40+ हैं और वो अपना वेट थोड़ा बहुत लूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस गोइंग है, आप एक ऑमलेट ले लें,
चाय तो हमारे लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ताकि कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। लेकिन चाय की भी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो दूध है, मिल्क, वो और जब जो पत्ती हम डालते हैं चाय की, वो आपस में मिलकर आपको पता है एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड बनता है। और आपने देखा होगा कि यूजुअली जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं उनको एसिडिटी का बहुत मसला है, हार्ट बर्न और ये इस तरह के मल्टीपल इश्यूज आते हैं। फिर भी लोग छोड़ते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ठीक है आधा कप ले लें आप चाय का, साथ आप एक ऑमलेट ले लें, साथ आधा कप चाय का ले लें आप, साथ अगर कोई आपके पास ब्राउन ब्रेड ले लें, एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड। मैं आ रहा था ब्राउन ब्रेड पे, मैं लेकिन वो भी आपके लिए, मैं इस पे नहीं जाऊंगी कि वो भी कार्ब कंटेंट उसमें भी ज्यादा है। लेकिन उससे बेहतर नहीं है थोड़ी सी रोटी खा लो आप? रोटी का ये है कि रोटी और अगर आप ब्राउन ब्रेड का देखो ना, वो न्यूट्रिशनली उस लेवल पे हम अगर देखें तो उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होता है। हम इसलिए रेकमेंड करते हैं कि आप 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड ले लें, लेकिन वो भी किसी मुनासिब जगह से लेना फिर ब्राउन ब्रेड। हाँ, वो ये आपने नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्टली मुनासिब जगह से ही लेनी है, क्योंकि पता चले आप एक्सपायर उठा के कहीं से खा रहे हैं। और एक चीज और है कि नाश्ते में आप ट्राई करें कि आप ये कार्ब्स, जिस तरह हमारे आपने देखा हम बचपन में उठते हैं, अच्छा ठीक है ब्रेड के साथ हम व्हाइट ब्रेड के साथ हम अंडे खा रहे हैं, अच्छा या तो वो पराठे या फिर ये घी वाली रोटियां और इस तरह से। तो आप जब नाश्ता करते हैं ना, उसमें आप ट्राई करें कि आप कार्बोहाइड्रेट जितना कम ले सकते हैं। मतलब क्या कम लें? आटा कम लें, ब्रेड कम लें, रोटी कम लें? आप जितना प्रोटीन हो सकता है आप अंडा लें। हाँ, अंडा लें। ये चिया सीड होता है, उसको बोलते हैं तुखमलंगा, दही में वो डाल के रात को हम तुखमलंगा के साथ चीनी भी तो 2 चम्मच डालनी है ना। एग्जैक्टली, ये भी चीजें फिर आप देखें, आप दही में वो ले लें 1 टेबल स्पून उसका डाल के, आप उसको रात को फ्रिज में रख दें, सुबह उठ के आप वो लें, इतना वो आपके लिए अच्छा है। दही भी प्रोबायोटिक भी जा रहा है आपका, साथ आपका इतना प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स जा रहा है चिया सीड, ठीक है। आप वो ले लें सुबह मॉर्निंग में। दिन में आप कोई सैलेड ले लें, ठीक है, साथ आप कोई एक शामी कबाब लेना चाह रहे हैं वो ले लें, ठीक है। रात में आप ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वेजिटेबल पहले सैलेड ले लें ताकि आप कम खाएं, कोई भी सालन जो भी आपके घर में बना पाती रोटी उसके साथ खा लें। मेरा ख्याल है ये जो बड़ा इजी वे में मैंने मेरे देखने वालों भाइयों, मैं आपको बताऊं, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, डॉक्टर साहबा ने जो चीज बताई है ना, सुबह ऑमलेट लो, उसमें फ्राई अंडा भी आ सकता है। डॉक्टर साहब मेरे जैसा बंदा जो फ्राई खाता है, या फ्राइड खा ले, बट ऑलिव ऑयल में बनाओ या देसी घी। ऑलिव ऑयल या देसी की तो खैर स्मेल ही बड़ी होती है। चले ऑलिव ऑयल का कुछ करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं हम लोग। वो ले लेते हैं। दोपहर में सैलेड ले लें। बेस्ट दोपहर में सैलेड के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बारबेक्यू ले सकते हैं, ठीक है। खाया भी जाता है, मुंह का सानू मुंह का स्वाद भी लगा हुआ है ना, वो भी मेरा फुलफिल हो जाता है। और रात में आप अगर 1 रोटी खाते हैं ना, प्लीज आधी कर दो और साथ आप सैलेड लेना शुरू कर दो, ये इससे भी फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, अगर ये इतनी सिंपल डाइट है कि ये आप कोई भी बंदा, हर बंदा फॉलो कर सकता है, और ना ही बहुत फैंसी चीजें हमने बताई हैं, बिल्कुल बड़ी प्लेन सादी सी चीजें। तो हाँ, ये है कि अगर आप डाइट रिस्ट्रिक्ट करते हो या आप किसी प्रॉपर वेट लॉस जर्नी पे जा रहे हो, तो आपने ये जरूर करना है कि आप अपने विटामिन्स को बराबर करने के लिए विटामिन जरूर लें। मतलब क्या खाएं विटामिन्स में? मतलब वो आपके ऑब्वियसली डिफरेंट सप्लीमेंट्स आते हैं ना, उसमें जिस तरह से विटामिन डी आ गया, आपका मल्टी विटामिन, लेकिन अगेन खुद से नहीं लेने, कंसल्ट करके लेने कि क्या डोजेज होनी चाहिए, किस टाइम पे लेने। उनका ये भी बड़ा एक इफेक्टिव रोल होता है कि कौन सा विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन डी है तो वो अगर आप नाश्ते के बाद लें उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। नाश्ते के फौरन बाद की बात कर रहे हैं। नाश्ते के बाद आप ले लें उसको। मैग्नीशियम है तो वो रात को खाने के बाद लें, और वो बड़ा तब आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से है कि प्रोफेशनल किसी से कंसल्ट करके अपने सप्लीमेंट जरूर ऐड करवाएं, क्योंकि आप अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपके विटामिन्स भी रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो आपने फिर इस चीज को इस तरह से कॉप अप करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर को आपने टच किया है, तो उसमें आपने एक वर्ड बोला था टाइप 1 एंड टाइप 2। ये थोड़ा सा प्लीज बताइए कि ये टाइप 1 टाइप 2 क्या है, और हम अगर टाइप 1 है तो क्या करें, टाइप 2 है तो क्या करें, और अगर मेरे डीएनए में है, जैसे मेरी फैमिली हिस्ट्री है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, अच्छा इस तरह से है कि टाइप 1 टाइप 2 शुगर की 2 टाइप्स हैं। यूजुअली बहुत से हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको आज तक डिफरेंस ही नहीं पता कि इधर दे आर टाइप 1 या टाइप 2। मैं थोड़ा सा पहले लोगों को ये क्लियर करूंगी कि शुगर 2 तरह की जो है आपकी, वो क्या क्या है बेसिकली। जो टाइप 1 होती है वो बेसिकली ये है कि उसमें आपकी जो लबलबा है, पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन ही नहीं बना रहे, इसीलिए आप उसको इंजेक्शन की फॉर्म में लगाते हैं। वो जेनेटिकली होती है आपकी, ठीक है, जिस तरह से आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं से आ रही होती है, ठीक है। वो जो डायबिटीज है वो आपकी मैनेजेबल है, वो मैनेज कर सकते हैं थ्रू डाइट, ठीक है। अब दूसरी आती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें क्या है कि जिसको हम क्लेम करते हैं कि इट इज रिवर्सिबल। कैसे रिवर्सिबल है, कैसे ठीक हो सकती है? उसमें ये होता है कि आपकी जो पैंक्रियाज है, लबलबा है, वो इंसुलिन बना रहा है, लेकिन आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर रही।
क्यों? क्योंकि आपकी खुराक ऐसी है कि वो इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका कि वो जो है तो उसको वर्क ही नहीं कर रही। फिर हम क्या करते हैं कि थ्रू डाइट हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके आप कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ एक्टिवेट करते हैं थ्रू डाइट, कि वही इंसुलिन वापस रीयूज होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। इसलिए हम कहते हैं कि जो टाइप 2 है वो रिवर्सिबल है, वो ठीक हो सकती है। तो प्लीज ये मेडिसिन पे ना जाएं डायरेक्टली, आप अपनी चीज को जब डाइट से ठीक कर सकते हैं तो क्यों जा रहे हैं आप दवाइयों के ऊपर? यानी मैं जो समझा हूँ, लेट्स से मैंने अपना शुगर का टेस्ट करवाया, उसमें मेरी फास्टिंग में 140 आ गई, तो मुझे फिर किस तरह पता चलेगा ये टाइप 1 है टाइप 2 है? सेकेंडली, अगर मैंने शुगर करवाई और फास्टिंग में 200 आ गई, तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये टाइप 1 टाइप 2 है? उसका क्या सेपरेट कोई टेस्ट होएगा? जी। जो टाइप 1 और टाइप 2 है उसको डिफरेंशिएट आप कह सकते हैं करने के लिए एक तो HbA1c होता है जो नॉर्मल आपके शुगर रेंजेस बताता है। उसके अलावा सी पेप्टाइड का एक टेस्ट है, वो आप करवाएं, उससे डिफरेंशिएट हो जाता है कि यू आर इन टाइप 1 या टाइप 2। अदर देन दैट, अगर आप टाइप 2 हैं तो आप अपना फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसके लिए वो टेस्ट बड़ा जरूरी है। यूजुअली लोग नहीं रेकमेंड करते। सीरम फास्टिंग इंसुलिन है, वो लोग जाके वो रैंडम और फास्टिंग में ग्लूकोज करवा लेते हैं, वो ग्लूकोज का आपका करवा देते हैं। अच्छा, आप इंसुलिन की बात कर रहे हैं? जी। फास्टिंग इंसुलिन करवानी है, लेकिन 12 घंटे की फास्टिंग में आपने वो टेस्ट करवाना है। जैसे रात को आप 9 बजे खा रहे, सुबह 9-10 बजे जाके टेस्ट करवा लें, तो वो टेस्ट आपका जो है वो भी तो वहां से फिर हमारे कंसल्टेंट को भी पता चलेगा और फिर अकॉर्डिंगली सेंसिटिविटी कितनी है। और अदर देन दैट सी पेप्टाइड का जो टेस्ट है वो आपका डिफरेंशिएट करेगा कि आप टाइप 1 है या टाइप 2 है। अच्छा, दूसरा थोड़ी सी आजकल ये भी कंफ्यूजन है डॉक्टर साहबा कि जो आपकी रेंजेस है शुगर के वो हैं कहां तक? कुछ लोग कहते हैं जी 120 ठीक है, कुछ 130 तक, कुछ 140, इवन आजकल तो मैंने सुना है सोशल मीडिया से सुना है, ऑब्वियसली 90% गलत ही होता है, कि 150 तक भी आप बिल्कुल ठीक रेंज में हैं, क्योंकि आजकल आपका खुराक ऐसी है, ये वो, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो हमारी बॉर्डर लाइन क्या है? एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है, लोग इस चीज को बहुत नॉर्मल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डॉक्टर्स उस चीज को बड़ा नॉर्मल कर रहे हैं उनके लिए, कि बस ठीक है मेडिसिन लो, जो खाना है खा लो, मेडिसिन ले लो, ठीक है। अब वो मेडिसिन जाके आहिस्ता आहिस्ता और कितने आपके ऑर्गन्स के ऊपर असर कर रही है ये आपको चीज नहीं आइडिया, और आपके गुर्दे पे असर कर रही है, आपके जिगर पे कर रही है, आपके दिल पे कर रही है। तो बेसिकली आपकी जो नॉर्मल रेंजेस है, अगर फास्टिंग की जो है वो आपकी होनी चाहिए 60 से लेके 120, और जो आपकी आफ्टर लाइक रैंडम आप कहते हैं वो 120 से 160 होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी ये आपकी जो है नॉर्मल रेंजेस है, ये होनी चाहिए। और जो लोग इस चीज को कहते हैं कि इतनी रेंज हो, ये नॉर्मल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखे ना, हमने चीज को जितना हम मिनिमम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। क्यों? ताकि अगर आप उसके बाद एक डाइट में आप थोड़े इतने कॉन्शियस नहीं भी हो तो उस चीज को वापस बढ़ने में तो टाइम लगेगा ना। आप उसको फिर कंट्रोल कर लो, बजाय इसके कि आप बिल्कुल उसको बॉर्डर लाइन पे रख के आप कहो कि चलो ठीक है यार अभी कुछ हम, अब देखिए सारी जिंदगी कोई भी डाइट तो नहीं कर सकता। और एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि जब कोई बंदा अगर एक डाइटिशियन के पास आ रहा है या वो ये सोचता है कि मैंने डाइट करनी है, तो वो इस कॉन्सेप्ट से ना आएगा मैं 3 महीने डाइटिंग करूंगा तो मैं डाइट में बस ठीक हो जाऊंगा तो मैंने वापस से भाई बैक टू द नॉर्मल। नहीं, डाइट करनी है या डाइटिंग की तरफ आना है तो इस कॉन्सेप्ट से आए कि भाई आज से मैंने ये अपनी जो बुरी मेरी लाइक आप कह सकते हो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं इनको छोड़ना है, और आज से मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। तभी आप जो है तो वो डाइट के बाद जो चीज को बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आपने उसको मॉडिफाई कर लेना है आपने अपना, तो वो इस तरह हम लोग चलें ये ठीक हो गया। अच्छा, वो क्या चीज होती है डॉक्टर साहब? वो एप्पल विनीगर बोलते हैं उसको, एप्पल वो भी लोग यूज करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार वो नहीं करना चाहिए, उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, आपके मैदे खराब हो जाते हैं, ये वो। तो जी। अच्छा, उसमें कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो ले लेते हैं उसको तो उनको स्टोमक उनका क्योंकि सेंसिटिव होता है, उनको एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाती है। एसिडिटी तो अगर किसी को ऐसा मसला हो रहा है तो उसको पानी में डाल के ले, उसको मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स कर ले, पानी में डाल के मिक्स करके जहां तक उसका जिस्म एब्जॉर्ब कर ले वहां तक ठीक है। और अदरवाइज आप उसको 1 टीस्पून 1 ग्लास पानी में डाल दें और ले लें, इस्तेमाल कर लो उससे आपको। और वो सुबह आप लेते हैं नाश्ते से पहले लोग लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, शदीद गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में, ठीक है, और टेम्परेचर 50 तक भी पहुंचा हुआ है आपके इंटीरियर सिंध में, भावलपुर में। तो क्या रिकमेंड करती हैं लोगों को कि पानी क्या सिर्फ हमारी जरूरियात पूरी कर लेता है, या हमें पानी के साथ भी कुछ लेना पड़ेगा खुराक में और पानी के अंदर डाल के, कि ये हीट से हम बच सकें और हमारी जिस्म में जो नमकियात खत्म हो जाती हैं, या उसके बारे में प्लीज हमें गाइड करें कि आजकल के शदीद मौसम में हम क्या करें। अच्छा, हमारे लोग ना बस क्या करते हैं कि पानी, अच्छा शायद हम भी बचपन से यही सुनते आ रहे थे जब तक हमारी भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी, हमें पानी पियो,
पानी पियो, स्किन अच्छी रहेगी। पानी जितना हो सकता है पियो भाई। अभी कुछ आपने देखा होगा, मीम्स भी बड़ी बनी हुई है कि पानी पियो, तो भाई हम तो सिर्फ वॉशरूम ही जा रहे हो, तो हमारी तो स्किन अच्छी नहीं होती है। हमारी नहीं होती, वो दीपिका की होती है, हमारी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो देखिए, खाली पानी पीने से कुछ नहीं होने वाला। अभी आप देखें कि टेम्परेचर कितना ज्यादा हुआ है, ठीक है, और कितने लोगों को आप देखें चुप फेंट हो जाते हैं, वो खड़े खड़े गिर जाते हैं कैसे। अभी उसमें अगर आप ये सादा पानी जितना भी पी लें ना, इसका कोई असर नहीं। आपको स्वेटिंग हो रही है, आपकी नमकियात निकल रही हैं सारी, तो आप खाली एक सादा पानी पी रहे हैं, तो उससे कैसे आपकी वो नमकियात बराबर होगी? उससे तो सिर्फ ये होगा कि एक टाइम तक आपका हाँ बस बैलेंस रहेगा, उसके बाद आप वॉशरूम ही जाते रहेंगे। उसमें ये है, एक बड़ी आसान सी चीज है, हर पाकिस्तानी कर सकता है, पिंक सॉल्ट जो है, और बेतहाशा अवेलेबल है, बेतहाशा, और बहुत ही सस्ता है, कोई बहुत महंगी चीज नहीं है वो। नाम सुन के लोग जरा हो जाते हैं कि पिंक सॉल्ट बड़ी कोई फैंसी चीज है, नहीं भाई, बिल्कुल सादी चीज है, नॉर्मल हर जगह से मिलता है। वो ले लें, पिंक सॉल्ट ऐड कर दें पानी में। आप जो पानी की बोतल रख रहे हैं अपने साथ, या पानी का फॉर एग्जाम्पल एक गिलास पी रहे हैं, उसमें आप एक चुटकी डाल दें ये पिंक सॉल्ट की, आप ले लें, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा। उसके अलावा ये आपका जो काला नमक होता है, ठीक है, आप कोकोनट वाटर में वो काला नमक 1 पिंच डाल के वो इस्तेमाल करें, बेहतरीन है आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। तो इस तरह से यह है कि ये बड़ी आसान, इसीलिए मैंने बड़ी सिंपल चीज बताई है जो हर बंदा अफोर्ड भी करे और कर भी सके। आप सादा पानी का एक ग्लास लें, उसमें आप ये 1 पिंच डाल दें पिंक सॉल्ट और इस्तेमाल करें। अल्लाह खैर। अच्छा, ये ORS भी मिलता है हमारे पास पैकेट, वो 20 रुपए का पैकेट है। बिल्कुल, वो एक जग के लिए बहुत होता है। जी जी जी, है ना? हाँ होता है, वो भी आप ले सकते हैं, बट व्हाई नॉट, अगर आप उससे कम एक चीज कर रहे हैं, जिस तरह से पिंक सॉल्ट आप ले रहे हैं, वो आपके लिए वो ज्यादा क्वांटिटी में भी मिलेगा और वो ज्यादा अच्छा होगी। कोविड को आपने टच किया डॉक्टर साहिबा, तो कोविड के अब ये था तो कहने को 21 में खत्म हो गया था, बट मुझे नहीं लगता कि 21 में खत्म हुआ है, उसके इफेक्ट्स अभी तक आ रहे हैं। तो जिन लोगों को कोविड हुआ था 21 में, 22 के स्टार्ट में, वो अभी भी फील करते हैं बहुत सारे लोग कि वो फिजिकली वीक हो चुके हैं, ठीक है, चाहे उनके मसल्स वीकनेस हो या ओवरऑल एक वीकनेस हो। मैं तो यहाँ तक लेकर जाता हूँ कि साइकोलॉजिकली भी वीकनेसेस हुई हुई है लोगों को। तो उन लोगों के लिए कुछ अगर आप कुछ बताना चाहें कि वो ये चीजें अपनी रूटीन में ऐड कर लें, जस्ट ताकि वो उनकी वो जो कमी है वो पूरी हो जाए, इसके ऊपर थोड़ी सी मुझे आपकी राय चाहिए कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो क्या क्या डाइट्स में उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर जिन लोगों को लाइक कोविड रहा है और अभी तक उनकी वो वीकनेसेस नहीं गई, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अपनी डाइट में लैग कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सबसे पहला फोकस में ये बार बार चीज रिपीट कर रही हूँ कि आप अपना पहला फोकस अपनी डाइट रखें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आप अपना सप्लीमेंट्स रखें। मैं कभी ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि आपका सप्लीमेंट, ठीक है डाइट नहीं है कोई मसला नहीं, सप्लीमेंट लेते जाओ, नहीं। मैं बीइंग अ डाइटिशियन मैं यही कहूंगी कि डाइट से करो। डाइट अगर सिवियर डेफिशिएंसी है किसी चीज की, फॉर एग्जांपल विटामिन डी है, सिवियर डेफिशिएंट है आप, उससे डाइट को भी आप कॉप अप करें, डाइट से जितना हो सकता है उसको आप कॉप अप करें, और अदर देन दैट आप साथ सप्लीमेंट भी लें ताकि हम एक बराबर लेवल पे रहें, ठीक है। तो अगेन यही है कि जिस तरह से यही आप अपनी हेल्दी डाइट लें, ये पिज्जा बर्गर छोड़ दें, इससे जान नहीं बनेगी आपकी। वो अभी एक पेशेंट मेरी मुझे पूछ रही थी कि कहती कि आप जो है ये पिज्जा बर्गर्स आप खुद खाती हैं। मैंने कहा मैडम मैं अगर आपको बताऊं, मैं पिछले 2-3 साल से मैंने तो बर्गर खाया ही नहीं ना। बर्गर तो पिज्जा खाना आप घर में हेल्दी वे में बनाएं, बर्गर भी इवन बर्गर जो लोग खाना चाहते हैं, जिस तरह कुछ लोग नहीं छोड़ते, घर में बनाएं, हेल्दी वे में बना के खाएं। क्या जरूरत है जाके वो इतने अनहेल्दी चीजें आप लेके खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली वो चीजें वीकनेसेस की तरफ ही जाएंगी ना। आप अपना प्रोटीन अच्छा रखें, प्रोटीन आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको अगर किसी भी बीमारी से आप जब गुजरते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जिस तरह से मैंने बड़ी छोटी छोटी चीजें बताई हैं, ये छोटी छोटी चीजें आप ऐड करेंगे डाइट में। चिया सीड्स का जिस तरह मैंने बताया था, और अभी मैं जिस तरह बता रही हूँ कि अंडा खाएं भाई, उससे तो अंडा तो हर बंदा अफोर्ड करता है, सब ले सकते हैं। डेली अपनी डाइट में 1 अंडा रखें, आप उसको खाएं आप। उसके अलावा अपना प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखें तो बेहतरीन होगा। और हाँ, अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि हमारी डाइट से हमारी, फिर आप उनकी चीजों फिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ फिर आप वो भी कंसल्ट करके आप लें कि आपको विटामिन डी चाहिए, मल्टी विटामिन चाहिए, कौन से विटामिन हैं। लोग तो विटामिन का टेस्ट भी नहीं करवाते, तो वो बड़े जरूरी हैं। अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, इस तरह के मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपने विटामिन के टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि आपके विटामिन और ये सब चीजें पूरी होंगी तो आपको ना स्किन प्रॉब्लम्स होंगे जो फीमेल्स में होते हैं आजकल। फीमेल्स में आपने देखा होगा ये पीसीओएस का इशू बड़ा होता है। इस तरह के मल्टीपल चीजें जो हैं, ये चीजें फिर आपको होंगी ही नहीं, क्योंकि हम रूट कॉज को ही कट कर देंगे ना। तो फिर सही। डॉक्टर साहबा, ये जो फ्रेश जूसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स और उनके जूसेस वगैरह, बहुत सारे लोग कहते हैं यार फ्रूट्स खाओ, जूसेस ना पियो, जूसेस नुकसानदेह है। आपका इस पे इंटेक क्या है?
बिल्कुल, मैं इस पे यही कहूंगी, पहले तो हम ये कहते थे कि जो डब्बे के जूस है वो ना लें, वो अनहेल्दी, फ्रेश जूस लो भाई, वो बड़ी अच्छी चीज है, फ्रेश भाई निकाल के जूस लो। बट मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बताती हूँ कि फ्रेश जूस क्या है। और फॉर एग्जाम्पल एक रॉ फ्रूट आप ले रहे हैं, एक ऑरेंज की बात ही कर लेते हैं। एक ऑरेंज आप ले रहे हैं, चले आप एक टाइम पे कितने ऑरेंज खा लेंगे? एक खा लेंगे, दो खा लेंगे, चले 3 कर लेते हैं। विद पल्प और सब कुछ खाऊंगा मैं। हाँ ऑब्वियसली हाँ। विद प्रॉपर आप उसको पील ऑफ करके खा रहे हैं ना, फाइबर जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स सारे जा रहे हैं, ठीक है, वो आपने ले लिया। अब उसी का अगर आप जूस बना रहे हैं, 3 ऑरेंजेस में कितना एक जूस निकल जाएगा आपका ग्लास? 6 7 8 तो वो कम से कम जाएगा। आपका इतना ग्लास अगर आप बना रहे हो तो उसमें आराम से आपके 8 10 जो भी लग रहे हैं ऑरेंजेस वो लग रहे हैं। और फिर क्या आप उसको ग्राइंड कर रहे हो, ऑब्वियसली वो लाइक पुश कर रहे हो ना, उसका फाइबर सारा निकाल रहे हो। सिर्फ एक फ्रुक्टोज का ग्लास बच गया, शुगर की फॉर्म है फ्रुक्टोज, शुगर बच रही है और वो आप पी रहे हो। और हम इतने खुश होते हैं मॉर्निंग में उठ के, बड़े फैंसी लोग वो होते हैं ना, जो आपने देखा होगा लोग फैंसी बनने के लिए भी हम तो मॉर्निंग जूस ले रहे हैं, ये वो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। वो एक टोटल शुगर, और आप सुबह सवेरे उठ के खाली मैदे में आप वो शुगर का ग्लास पूरा पी रहे हैं, तो फिर आप देखें आपके साथ आपका इंसुलिन स्पाइक कहाँ कर रहा है। मेरा एक जानने वाला था, तो उसको बहुत क्रेज था ना, उसकी स्किन ऐसे हो वैसे हो थोड़ा सा, तो उसने भी मुझे ये बताया था कि सुबह उठ के मैं ना सिट्रिक जूस लेता हूँ ऑरेंज, तो मैंने कहा यार ये तो जितनी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज, मैंने कहा यार ये तो सारा शुगर होता है, आप पूरा ऑरेंज खा लिया करो, 1 2 खा लिया करो। कहता नहीं, मैंने सैफ अली खान को देखा था कि उससे पूछा था कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग, कहता आई टेक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। तो दैट्स व्हाई ही लुक्स सो यंग, और ये तो हमारा हाल है टॉट साहिबा। बिल्कुल वही बात है ना, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, ब्लॉगर्स, दे आर लाइक सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय देम कि ठीक है ये लोग ले रहे हैं तो ये बड़ी फैंसी चीज है, हम भी इसको फॉलो करें। भाई आप अपनी सेहत को देखें, आप अपने देखें कि आपकी बॉडी किस चीज के लिए, क्या उसको जरूरत है, क्या चीज उसके लिए बेहतर है, वो चीज करें आप अपने लिए। बिल्कुल ठीक है जी। ये जो जूस पीते हैं ना, बस जी हमने जूस ही पीना, ये गलत है। एक तो महंगा पड़ता है यार, ऊपर से उसके ऊपर कितनी एफर्ट्स हैं देखो। वो जनाब ब्लेंडर भी खराब कर रहे हैं, फिर वो काम वाली ने धोना भी है या बेगम ने धोना है, उसका भी मूड बनना है, ठीक है। उससे बेहतर है भाई एक ऑरेंज ले लें आप, 2 ऑरेंजेस ले लें, उसके साथ आपका फाइबर वगैरह भी जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनमें से लेट से किसी एक आदमी ने भी इन चीजों पे अमल कर लिया ना, तो ये सारी जो डिस्कशन है ना, ये सदका जारिया बन जाएगी। और लोगों को जनाब आगाही होनी चाहिए खुराक को लेकर, डाइट को लेकर। और ये जो हम लोग कहते हैं ना कि डाइटिशियंस के पास सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, ये उनके चोंचले हैं, ये वो नहीं सर, ये उनके चोंचले नहीं है, ये हमारी जरूरत है। कल को फिर हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं और अपना फैटी लिवर के साथ, और वजन बढ़ गया, और किडनी फेलियर, और जनाब हार्ट अटैक क्यों आता है? आपकी वो सारा आपकी नालियों में फंस जाता है, कोलेस्ट्रॉल और ये वो। बस जी कोशिश करें कि खुश रहें, कोशिश करें पॉजिटिव रहें, खुश रहें, खुश रखें लोगों को। अपने अंदर का जो एक गुस्सा है वो खत्म करें यार, एक अंदर की जो नफरत है रिश्तों को लेकर, एक अंदर का जो जिसको मैं कहूँ कि नेगेटिविटी है यार, उसको खत्म करो, आप वैसे ही सेहतमंद रहोगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी मसला आता है तो आप प्लीज खुद से तजर्बे ना करें, आप अपने रेलिवेंट डॉक्टर से जो है वो राब्ता करें, रेलिवेंट डाइटिशियन से राब्ता करें, ताकि आप अच्छा करने की बजाय बुरे में ना फंसे। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो वेरी मच अगेन, और आई होप के लोगों ने आपकी बातें इंजॉय भी की होंगी और इंशाल्लाह फॉलो भी करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगेन इस सब जितना नॉलेज हमने दिया, लोगों को अवेयरनेस दी, अगर इसमें से किसी एक बंदे ने भी सीख लिया तो आप समझें कि दिस होल कन्वर्सेशन वर्थ इट। तो वही वाली बात है कि हमारा काम है बस अवेयरनेस लोगों को दें, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा जो है वो अवेयरनेस की ही कमी है, उनको पता नहीं है चीजों का, वो बस इधर उधर से देखते हैं और कर लेते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू, आपने इन्वाइट किया, हमें इतना वो किया कि हम लोगों को अवेयर कर सकें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक्स टू यू। बस जी आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने क्या करना है, सुनने वालों ने, कि इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको करना है शेयर। बस जी नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे दें इजाजत। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और रहेंगे खुश। अल्लाह हाफिज।